कि एल्बिडो क्या है, हमारी परावर्तित किरणों का एक अनुपात है कि टोटल जो हमारी किरणें आई हैं उसमें से परावर्तित कितनी होती है। ठीक है, एल्बिडो का फॉर्मूला याद रखना, परावर्तित किरणें डिवाइडेड बाय कुल विकिरण और इनटू क्या करेंगे 100 कर देंगे अगर परसेंटेज में चाहिए तो। ठीक है, बाकी अनुपात जो है वो अपना 0 से 1 के बीच में रहेगा और जब हम इसको परसेंटेज में करेंगे तो वो 0 से 100 के बीच में रहेगा। ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट जो अपन को याद रखना है बेटा वो ये इंपॉर्टेंट चीज याद क्या रखनी है कि जो लाइट कलर की चीजें होगी वो क्या करेगी, ज्यादा परावर्तित करेगी तो उसका एल्बिडो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। और जो डार्क कलर की चीजें हैं वो क्या करेगी, एब्जॉर्ब ज्यादा करेगी, रिफ्लेक्ट कम करेगी तो उनका एल्बिडो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये चीज अपन को याद रखनी है। ठीक है, एल्बिडो की कुछ वैल्यूज अपन ने कल लिखी थी, वो एग्जाम में पूछी जाती है, वो याद रखनी है। सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्रेश स्नो या ताजा बर्फ आप कह सकते हैं, जो स्नो अभी अभी गिरी है। ठीक है, और सबसे कम किसकी होगी, ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ की जो ब्लैक कलर में है। ठीक है, उसके बीच में अपन को मेन याद रखना है हमारे अर्थ का, जो यहाँ पर याद रखना है वो इसका याद रखना है मेन तो। ठीक है, कि अर्थ का टोटल कितना है 34। और जब हम बात करते हैं बैरन सॉइल या फिर बिल्कुल जो सूखी मृदा है, ठीक है, जहां पर कोई पेड़ पौधे या कुछ भी नहीं है, वहां पर क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी, तो वो 14% हो गई। और अगर आपने उसको गीला कर दिया आपकी मृदा को तो उसका एल्बिडो और कम हो जाता है। कारण क्या है, नमी आ जाती है। तो नमी से ऐसा क्या होता है, अवशोषण करता है। क्यों, क्योंकि पानी जो है वो अवशोषण का काम करता है, रिफ्लेक्शन का काम नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए उसका एल्बिडो क्या होता है बेटा, और ज्यादा कम हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें यहां पर कि हमारी जो लाइट हम बात कर रहे थे उसमें पहली हमने बात कर ली किसकी, क्वालिटी की। दूसरी हम बात करेंगे बेटा किसकी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब हम यहाँ पर तीव्रता की बात करें। ठीक है, जो सूर्य की विकिरण है उसकी तीव्रता की बात की जाती है। तो अलग अलग जो प्लांट्स होते हैं वो अपने हिसाब से लाइट को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आप बात करें कोई ऐसे पौधे हैं जो रेगिस्तान में उगाए जाते हैं, तो लाइट उनके लिए ज्यादा अच्छी है या नहीं। रेगिस्तान में उगने वाले पौधे, उनको ज्यादा लाइट चाहिए, कम लाइट चाहिए, ज्यादा चाहिए। अगर बहुत ज्यादा तेज धूप होगी तो भी वो सहन कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको कहाँ लगाया जाता है, छाया में। अगर उनकी बात करें तो क्या उनको ज्यादा तेज रोशनी सहन होगी, क्या नहीं होगी। तो ये जो तीव्रता है या फिर हम कहें कितनी ज्यादा मात्रा में हमारी सूर्य की विकिरणें आ रही है, जो क्या करती है, टेम्परेचर को बढ़ा देती है, उसको क्या कहा जाएगा, तीव्रता कहा जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी बात कर ले तो यहाँ पर पादपों के अलग अलग प्रकार पूछे जाते हैं लाइट के बेस पर। ओके, और इसके अलावा कुछ और प्लांट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहला हमें बात करनी है बेटा कि इंटेंसिटी के आधार पर हमारे पास जो अलग अलग पादप होते हैं, एक तो कौन सा है बेटा, हेलियोफाइट। कौन सा है, हेलियोफाइट। हेलियो की बात करें तो इसका मीनिंग ही क्या होता है, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, हेलियो का मतलब क्या होता है, सनलाइट। तो हम कहेंगे हेलियोफाइट का मतलब क्या हो गया, ऐसे पादप जिनको सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है या फिर सूर्य का प्रकाश अच्छा लगता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा, हेलियोफाइट। तो हम कहेंगे ये क्या होता है बेटा, हमारी सूर्य विकिरण के प्रति कैसे होते हैं, आकर्षित होते हैं। कैसे होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है, जो अच्छे से सूर्य किरणें जब बहुत ज्यादा पड़ रही है तब भी उग सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, हेलियोफाइट्स। दूसरे शब्दों में हम इसको क्या कह सकते हैं बेटा, सन लविंग प्लांट्स, जिनको सूर्य से क्या हो, आकर्षण हो, हाँ प्यार हो। ठीक है, जितना ज्यादा सूर्य चमकेगा उतना ज्यादा उनके लिए अच्छा है कि हमको और एनर्जी मिल रही है। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो है बेटा एक होता है इसका जस्ट उल्टा, जिसको हम क्या बोलते हैं, शियोफाइट। क्या कहते हैं, शियोफाइट। शियोफाइट का मतलब क्या होता है, शेड लविंग प्लांट्स, या फिर हम कह सकते हैं हमारे छाया में उगने वाले पौधे। कौन से पौधे, छाया में उगने वाले पौधे। ठीक है, जिनके लिए सूर्य का प्रकाश जो है वो कम चाहिए, इतनी ज्यादा मात्रा में सूर्य का प्रकाश नहीं चाहिए। तो ये दो प्रकार के पादप जो है वो मेन हमारे लाइट के बेस पर हमको याद रखने। एक कौन सा है, हेलियोफाइट, और एक कौन सा है,
शीरोफाइट। ठीक है, सिंपल सा है। दूसरी हम बात करें और इसके अलावा कौन से होते हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम बात करेंगे एक हमारे पास कौन से बेटा, हेलोफाइट। कौन से हैं, हेलोफाइट। हेलो का मतलब क्या होता है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में हेलो का मतलब क्या होता है, नमक, लवण। क्या मतलब है हेलो का, लवण। ठीक है, तो हेलोफाइट का मतलब क्या हो गया, जो लवण प्रतिरोधी है या फिर जो लवणता के लिए कैसे है, संवेदनशील नहीं है, वो आराम से लवणता को क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे पौधे जो कहां पर मिलते हैं बेटा, लवणीय क्षेत्रों में मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं, लवणीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे जो होते हैं उनको क्या कहेंगे, हेलोफाइट। अब यहां पर कंफ्यूजन कहां होता है, इन दोनों के अंदर। पहला हमारे पास है एक तो हेलियोफाइट और एक कौन सा है, हेलोफाइट। ठीक है, तो दोनों के अंदर कंफ्यूजन होता है। हेलियो का मतलब तो क्या है, सूर्य का प्रकाश, और हेलो का मतलब क्या है, लवण। तो जो सूर्य के प्रकाश में ज्यादा अच्छे से उगते हैं उनको क्या कहेंगे, हेलियोफाइट, और जो लवणीय क्षेत्रों में अच्छे से उगते हैं उनको क्या कहेंगे, हेलोफाइट कहेंगे। ठीक है, क्या हमारी सारी फसलें हेलोफाइट होती है क्या, नहीं होती, लेकिन हमारे ज्यादातर खरपतवार है वो हेलोफाइट्स होते हैं। ठीक है, वो लवणीय क्षेत्रों में भी उग जाते हैं, तो जहां पर फसल नहीं उग पा रही है वहां पर भी खरपतवार आसानी से उग जाते हैं। ठीक है, दूसरी हम बात करें बेटा, एक हमारे पास जो है लिथोफाइट। कौन सा फाइट है, लिथोफाइट। लिथो का मतलब क्या होता है बेटा, चट्टान या फिर पहाड़ या पत्थर। ठीक है, तो ये जो हमारा जो पेरेंट मटेरियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिथो कहा जाता है। हमने बात करी थी पिछली क्लास में लिथोस्फीयर की, करी थी ना। एक हाइड्रोस्फीयर जो किससे बन गया, वायुमंडल। एक हो गया हाइड्रोस्फीयर जिससे क्या बना, जलमंडल। सारा का सारा हाइड्रो का मतलब क्या है, जल। एक लिथोफाइट मतलब जितने भी हमारा पेरेंट मटेरियल, चट्टान, पहाड़ और पत्थर आ गए, तो लिथोफाइट्स क्या हो गए, ऐसे हमारे पौधे जो कहां पर उगते हैं बेटा, चट्टानों पर उगते हैं। कहां पर उगते हैं, चट्टानों पर उगने वाले पौधे जो होंगे उनको हम क्या कहेंगे, लिथोफाइट्स कहेंगे। समझ में आ गई बात। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, एक हमारे पास है साइक्रोफाइट्स। कौन से बेटा, साइक्रोफाइट। साइक्रो का मतलब क्या होता है, कम तापमान। ठीक है, साइक्रो का मतलब क्या है, कम तापमान। एक तो हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं साइको, साइको का मतलब क्या है, पागल। एक होता है साइक्रो। ठीक है, साइक्रो का मतलब क्या है, ठंडी जगह या फिर कम तापमान। तो साइक्रोफाइट जो है वो कहां पर उगना पसंद करेंगे बेटा, ठंडे क्षेत्रों में या फिर ठंडी जगहों पर उगने वाले हमारे जो पौधे हैं उनको हम कहेंगे साइक्रोफाइट। ओके, और लास्ट बात करें कौन से हमारे पास, एफीमेरल। इसको अच्छे से याद रखना, ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, इसका नाम भी अलग है। सभी में बात कर रहे हैं हेलियोफाइट, साइक्रोफाइट, लिथोफाइट और हेलोफाइट, ये बात करी। ये थोड़ा सा अलग नाम है, एफीमेरल। क्या कहते हैं बेटा इसको, एफीमेरल। ओके, एफीमेरल क्या होता है, दूसरे पौधों पर उगने वाले पौधे। ठीक है, क्या होते हैं एफीमेरल, दूसरे पौधों पर, परजीवी नहीं कह सकते, दूसरे पौधों पर उगने वाले पौधे। आपने नीम गिलोय देखी है क्या, नाम सुना है क्या, नीम गिलोय जो है वो नीम से पोषण प्राप्त करती है क्या, नहीं करती, उसकी खुद की जड़ें होती हैं। ठीक है, वो कभी भी नीम से अपना पोषण नहीं लेती है, लेकिन वो रहती किस पर है, नीम पर। और अगर कोई पेड़ होगा तो पेड़ पर बड़े आराम से पहले चढ़ जाएगी। दूसरी बात करें, एक परजीवी खरपतवार जैसे अमरबेल, वो कहां पर है, वो भी पेड़ों पर रह रहा है। और आप जैसे रोड के साइड में जाएं तो कोई पुरानी जगह तो वहां देखते हैं कि पेड़ है, उसके ऊपर बहुत लंबी लंबी बेलें लटकी हुई हैं। तो ये हमारे ऐसे पौधे जो किसी दूसरे पौधे पर उगते हैं या उनका सहारा लेकर चलते हैं, उनको क्या कहा जाता है, एफीमेरल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा उनको, एफीमेरल। उसके अंदर अमरबेल भी आ गई, नीम गिलोय भी आ गई। वो सारे पौधे जो किसी दूसरे पौधे पर उगते हैं क्या कहलाएंगे, एफीमेरल कहलाएंगे। ये एक अलग कॉन्सेप्ट हमारा इन सभी पौधों से अलग होता है। कोई डाउट इसके अंदर नहीं, एक बार लिख लें इसको, लिख लिया, लिख लो एक बार।
चलो अब तो लिखा। आज पॉपुलेशन कम नहीं है, आज उतनी है लगभग। गए नहीं क्या? मैं तो सोच रहा था क्लास खाली हो जाएगी, अब जाएंगे। गए कुछ तो गए हैं। अच्छा ये गए, ये इंटेलिजेंट लोग हैं वैसे, ये जा सकते हैं पहले। चलो लिखा। नेक्स्ट बात करें बेटा, अगला हमारे पास जो है एक कॉन्सेप्ट है जो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है, बट वो डिपेंड करता है किस पर? लाइट पर। इसीलिए यहां पर उस चीज को हम पढ़ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस तो पढ़ लिया होगा आपने, पढ़ लिया। चलो, फोटोसिंथेसिस के बेस पर कितने प्रकार के पौधे होते हैं बेटा? 3 प्रकार के। कौन कौन से? वेरी गुड, पढ़ लिया है फिर तो। C3, C4 और कैंप पाथर। इन तीनों में से सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कौन करता है? सबसे ज्यादा कौन करता है? कौन करता है? C3, C4 या कैंप पाथर? C4 करता है। कौन करता है? C4 करता है। इसका बहुत छोटा सा उदाहरण मैंने पहले भी दिया था कि आप देखो गेहूं की हाइट कितनी है, गन्ने की हाइट कितनी है, ठीक है। आप अगर चावल की हाइट देखो तो, लेकिन अगर आप मक्का की हाइट देखो तो, समझ में आया? तो C3 पादप है, उनका फैलाव कम है, C4 है, उनका फैलाव ही ज्यादा है, तो वो ज्यादा काम कर रहे होंगे, ठीक है। इसलिए उनका, जैसे ये बिल्कुल उसी तरह जैसे आप जिम जाते हो, ठीक है। एक तो मेरी तरह जो कभी जिम ही नहीं गया तो उसकी बॉडी नहीं बनी होगी, एक है जो रोज जिम जा रहा है 3 साल से, उसकी बॉडी देखो आप फैली हुई होगी। तो वही चीज है C3 और C4 के अंदर, यही डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर दूसरा भी बनता है कि इन तीनों पादपों में से सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस की क्षमता किसके पास होती है? एफिशिएंट कौन होता है? जो विपरीत परिस्थितियों में भी फोटोसिंथेसिस कर सकता हो। कौन है बेटा? कैंप पादप या कैंप प्लांट। क्योंकि कैंप पादप कहां मिलते हैं? रेगिस्तान में या सूखे हुए क्षेत्रों में मिलते हैं, जहां सूखा पड़ा हुआ है, वहां पर रहकर भी वो क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। मतलब वो कठिन परिस्थितियों में भी फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता रखते हैं। तो अगर बात आती है कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन है, तो कैंप पादप है। लेकिन सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता कौन है? तो क्या आंसर आएगा? C4, ठीक है। ये आप पूरा अच्छे से जानते हो, पूरा फोटोसिंथेसिस पढ़ा है। अब यहां पर फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस चाहिए या कौन सी चीज सबसे ज्यादा चाहिए? CO2। आप जानते हैं CO2 और वाटर जो है दोनों मिलकर अपने कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वातावरण में अनलिमिटेड है या लिमिटेड है? लिमिटेड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड मिलने के ऊपर हमारे पास इन दोनों चीजों का नाम आता है। एक तो है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कंपनसेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं? कंपनसेशन पॉइंट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं वो मुझे भी ध्यान नहीं है, इसको एक बार समझ लें क्या चीज है, इसको इंग्लिश में ही लिखें। एक तो है कंपनसेशन पॉइंट और एक जो है उसका मतलब क्या है? सैचुरेशन पॉइंट। क्या नाम है? सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। कंपनसेशन का मतलब तुम्हें पता होगा, कंपनसेशन क्या होता है? आज मेरा कोई नुकसान हो गया तो फिर मुझे उसका कंपनसेशन मिलेगा, मतलब उसके बदले में मुझे कोई चीज दी जाएगी कि इसके लिए आप ये चीज रख लो और आप अपने जीव को शांति रखो। मुआवजा हो गया एक तरह से, ठीक है, कंपनसेशन। दूसरा है सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब जहां पर और कोई चीज नहीं हो सकती। जैसे एक गिलास पानी है, उसमें कितनी शक्कर घोल सकते हो? एक गिलास पानी में कितनी शक्कर घोल सकते हो? 300 किलो, तो 3 किलो या आधा किलो, वो भी नहीं घुलेगी, ठीक है। पाव भर मान लो, 200 ग्राम 300 ग्राम ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अगर 300 ग्राम शक्कर आपने एक गिलास में घोल दी, उसके बाद आप चाहे कितनी भी शक्कर डालो वो उसमें नहीं घुलेगी, उसको क्या कहते हैं? सैचुरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सैचुरेशन। कि वो अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गया है, उसके बाद में अब और कुछ नहीं हो सकता। तो सैचुरेशन पॉइंट का मतलब जहां पर फोटोसिंथेसिस क्या हो गया? रुक गया।
अब इसके ऊपर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, उसको क्या कहेंगे? सैचुरेशन पॉइंट। और कंपनसेशन पॉइंट का मतलब हुआ जहां पर हम क्या करते हैं, कोई ना कोई चीज दे रहे हैं, और फोटोसिंथेसिस में क्या दोगे? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड आपने मैक्सिमम दे दी है उसको क्या कहेंगे? कंपनसेशन पॉइंट। तो एक बार डेफिनेशन देख लें। डेफिनेशन क्या कहती है बेटा? कंपनसेशन पॉइंट क्या है? ये मिनिमम लाइट इंटेंसिटी है, मतलब सूर्य की जो हमारे प्रकाश है या फिर हम कहें सूर्य विकिरण की न्यूनतम मात्रा है। क्या है बेटा? सूर्य विकिरण की न्यूनतम मात्रा है। जहां पर क्या होता है वो ध्यान रखना है। ठीक है, जहां पर क्या होगा? हमारे रेस्पिरेशन या फिर हम कहें श्वसन, और उसके साथ साथ इसका जस्ट उल्टा जो हमारा प्रोसेस है, ठीक है, वो कौन सा है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जहां पर श्वसन और प्रकाश संश्लेषण की जो रेट होती है या दर होती है वो क्या हो जाती है बेटा? बराबर हो जाती है। ठीक है, कंपनसेशन का मतलब हमने अभी समझा। क्या मतलब है? किसी एक जगह की जगह दूसरी चीज देना। क्या बोलते हैं इसको? संतुलन बिंदु। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे बेटा? संतुलन बिंदु कहेंगे। ठीक है, तो संतुलन किसके बीच में बन रहा है? एक तो रेस्पिरेशन और एक फोटोसिंथेसिस। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं या नहीं है? उल्टे हैं। चलो, फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? CO2 और वाटर की मदद से क्या बन रहा है? कार्बोहाइड्रेट अपन कह सकते हैं। ठीक है, ग्लूकोज बने या फ्रक्टोज, जो भी बन रहा है कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। और जो श्वसन या फिर हमारा जो रेस्पिरेशन है उसमें क्या होता है? ठीक है, उसमें क्या होगा? जितना भी हमारे पास बना हुआ कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे शरीर में यूज होगा, उससे ऊर्जा बनेगी और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। तो दोनों एक दूसरे के जस्ट क्या है? ऑपोजिट हैं। तो ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर संतुलन बन जाता है या दोनों चीजें बराबर हो जाती है। कौन सी? एक तो रेस्पिरेशन और एक प्रकाश संश्लेषण। दोनों जिस जगह पर एक बराबर हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? संतुलन बिंदु। समझ में आ गया? सिंपल सा पॉइंट है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। ठीक है, ऐसी जगह या फिर ऐसा पॉइंट जहां पर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस बराबर हो गए उसको क्या कहेंगे? तो उसको कंपनसेशन पॉइंट या फिर संतुलन बिंदु कहा जाता है। ठीक है, लोग इसके साथ कंफ्यूज करते हैं, जो सैचुरेशन पॉइंट है इसके साथ कंफ्यूज होता है वो चीज कि सैचुरेशन का मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। ठीक है, अधिकतम हो गया। तो यहां पर हमको याद रखना है कि सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है। सैचुरेशन का मतलब हमने क्या बात करी कि शक्कर जो है वो पानी में अधिकतम कितनी घुल गई, उसके बाद नहीं घुलेगी। तो सैचुरेशन का मतलब क्या हो गया? अधिकतम। तो यहां पर किसकी बात करनी है? फोटोसिंथेसिस की। तो ये क्या होती है बेटा? हमारे सूर्य प्रकाश की वह वैल्यू या फिर हम कह सकते हैं वह मात्रा जहां पर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण क्या हो जाएगा बेटा? मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे जहां पर प्रकाश संश्लेषण क्या होगा? सर्वाधिक होगा। इससे ज्यादा वहां पर हमारा जो प्रकाश संश्लेषण है वो नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, मान लिया एक पौधे को आप लाइट अच्छे से दे रहे हो, अब वहां पर उसकी क्षमता इतनी है कि वो 2 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट बना रहा है 1 मिनट के अंदर। अब आप उसको कितनी ज्यादा लाइट दे दो, वो 2 ग्राम से मान लिया 2.5 ग्राम या 3 ग्राम बना लेगा, उससे ज्यादा तो नहीं बनाएगा, है ना? ये तुम्हारे मैस में डाइट की तरह है। तुम्हारे खुद की क्षमता है खाने की 4 रोटी। ठीक है, तुम्हें एक दिन कहा कि आज पराठे बने हैं आलू के, वो भी चटनी के साथ, दही भी है, सॉस भी है, अचार भी है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा मान लो। ठीक है, अब तुम्हें कहा जाए कि तुम जी भर के खाओ, तो ठीक है हम जी भर के खा लेंगे। 2 पराठे खा लिए, 3 पराठे खा लिए, चलो 4 पराठे खा लिए, और कितने खाओगे?
5 खा लोगे ज्यादा से ज्यादा, फिर अपने जीव को दुखी करके एक और खा लोगे, 6 खा लोगे, उससे ज्यादा खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते। वो आपकी क्या हो गई? सैचुरेशन हो गई। उस जगह पर आप उससे ज्यादा आपकी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन आपका जो पड़ोसी है उसकी क्षमता ज्यादा है, वो आप बैठे बैठे 10 पराठे खा गया, ठीक है। आप ये सोच रहे हो यार इसने तो बड़ा अच्छा यूज कर लिया, मेरी कैपेसिटी कम है तो इसलिए मेरे से यूज नहीं किया गया, ठीक है। तो ये उसका क्या है? एक सैचुरेशन पॉइंट है कि इससे ज्यादा हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो प्रकाश की वह मात्रा जहां पर हमारा फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो जाएगा उसको क्या कहेंगे? सैचुरेशन पॉइंट। और जहां पर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों बराबर हो जाएंगे उसको क्या कहेंगे? कंपनसेशन पॉइंट। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत इसमें? चलो अब एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर ये दोनों समझ में आ गए तो उसका आंसर आप दे दोगे। हमारा जो कंपनसेशन पॉइंट है, संतुलन बिंदु, वो किस कौन से पादप के लिए सबसे कम होगा? C3, C4 या कैम पादप? ये क्वेश्चन है, सोच के देखें। कंपनसेशन पॉइंट समझ में आ गया क्या मतलब है? जहां पर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों बराबर हो जाएंगे। ये पॉइंट किसके लिए सबसे कम होगा? सबसे छोटा होगा? C3, C4 या कैम पादप? सोच के देखें। जो ज्यादा रेस्पिरेशन कर सकता है वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है, उनके लिए सैचुरेशन हमारा कंपनसेशन पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन जिसकी क्षमता कम है वो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों जल्दी बराबर हो जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर उनका जो कंपनसेशन पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? कम रह जाएगा। समझ में आई बात? ये उसी तरह जैसे आप क्लास में बैठे हैं, इसको समझने की कोशिश करना। 3 बच्चे हैं, कितने बच्चे? 3 बच्चे। एक जो है वो पढ़ने में होशियार है, ठीक है, इंटेलिजेंट। एक जो है उसको पता ही नहीं है कि वो इंटेलिजेंट है, ठीक है, और एक है जिसको कोई मतलब ही नहीं है पढ़ने से। 3 बच्चे हैं, ठीक है। इन तीनों में से सबसे ज्यादा क्षमता किसकी होगी पढ़ने की? जो इंटेलिजेंट है, जो समझदार है, जो जानता है कि हमें पढ़ सकता हूं, उसी की तो होगी। अब मैंने क्या करा कि इन सबको, तीनों बच्चों को मैंने कहा कि आपको दिन के 10 घंटे पढ़ना है, ठीक है। इन तीनों में से कौन पढ़ पाएगा? जो समझदार है, जिसको पता है मैं पढ़ सकता हूं, वो पढ़ पाएगा। तो उसकी क्षमता क्या है? ज्यादा है। तो उसका कंपनसेशन पॉइंट जो है, मतलब उसकी पढ़ने की जो क्षमता है, वो 10 घंटे अगर मैं रख भी दूं तो भी वो पढ़ लेगा। एक जो नालायक है, पढ़ने से कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं करना है, उसकी क्षमता कम होगी ज्यादा होगी? कम होगी, ठीक है। वैसे भी नहीं पढ़ सकता और 10 घंटे पढ़ने के लिए कह दिया तो वो 10 घंटे नहीं, 1 घंटे भी नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो उसकी क्षमता कम है। अब समझ में आया? यही हमारा कैम पादप, C4 पादप और C3 पादप है। तो यहां पर कंपनसेशन पॉइंट किसका सबसे कम होगा? क्षमता किसकी ज्यादा है? सबसे ज्यादा क्षमता कैम की है। फोटोसिंथेसिस की क्षमता जो है, मात्रा C4 में है, क्षमता किसमें ज्यादा है? कैम पादप में। तो क्षमता अगर ज्यादा है तो उसका कंपनसेशन पॉइंट भी ऊपर होगा। लेकिन जिसकी क्षमता सबसे कम है, किसकी? C3 की, तो उसके लिए कंपनसेशन पॉइंट भी कब आ जाएगा? धीरे ही आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। यही होगा ना, ठीक है। तो यहां पर हमें जो चीज याद रखनी है बेटा, इसको यहां पर ध्यान रखना। जो हमारा फर्स्ट संतुलन बिंदु है या फिर हमारा कंपनसेशन पॉइंट है, ठीक है, कंपनसेशन पॉइंट है, वो C3 के लिए सबसे कम होगा, C4 के लिए उससे ज्यादा होगा और कैम पादप के लिए क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन हमारे लिए यहां पर थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन बनता है। या तो आपसे डेफिनेशन सीधी पूछ लेगा, कोई दिक्कत वाली चीज ही नहीं, हम आराम से कर सकते हैं, या फिर ये जो है वो संतुलन बिंदु के ऊपर क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे कम किसका होगा, ठीक है। चलो अब एक और बात करें, सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाए। अब यहां पर बताओ सबसे कम सैचुरेशन पॉइंट किसका होगा? जो जल्दी धाप जाएगा, जिसके आगे 10 पराठे रख दिए पर वो 2 पराठे खा करके देखा बहुत है, अब मैं नहीं खा सकता, C3। क्योंकि फोटोसिंथेसिस की क्षमता सबसे कम किसकी है?
क्षमता की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि कौन कितना वर्क कर सकता है। जो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता रखता है वो ज्यादा देर तक आप उसको CO2 देते रहो, वो आराम से फोटोसिंथेसिस करता रहेगा। लेकिन जिसकी क्षमता ही कम है वो बहुत पहले ही हार मान लेगा, यही होगा, कहेगा बहुत हो गया, अब मैं और ज्यादा नहीं कर सकता। वीट है तो वीट जो है वो क्या कहेगा कि मैंने खा लिया खाना, काफी है, मेरी हाइट इतनी बढ़नी है, मुझे फैलना इतना ही है। आप खिलाओ किसको, मक्का को खिलाओ, वो अच्छे से फैलेगा, उसकी हाइट भी बढ़ेगी, यही होगा, यही बात है। तो सबसे कम सैचुरेशन पॉइंट किसका हुआ, C3 का ही हुआ ना, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर याद रखें दूसरी चीज, जो हमारा सैचुरेशन पॉइंट है वो सबसे नहीं, ये थोड़ा सा गलत है इसमें, लो फॉर C4 प्लांट, हाँ ये थोड़ा सा इसके अंदर मिस्टेक है। C3 जो है उसके लिए सैचुरेशन पॉइंट अपन कहे तो वो क्या होगा, कम ही होगा। यहाँ पर ये जो लाइन है वो अपने लिए गलत है, ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर ले। यहाँ पर C4 नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, C3 आएगा, ठीक है। तो हमारा जो सैचुरेशन पॉइंट है वो क्या होगा बेटा, C3 जो है उसके लिए कम हो जाएगा और C4 के लिए थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। उसको ज्यादा वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए या फिर ज्यादा उपयोग करने की क्षमता रखता है, ठीक है। चलो इसको लिख ले, हिंदी में क्या लिखे, तो सैचुरेशन पॉइंट को क्या कहते हैं अपन, नहीं वो संतुलन बिंदु तो कंपनसेशन पॉइंट हो गया ना बेटा, ठीक है। इसका एक बार आप हिंदी अनुवाद देखना, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का पार्ट है, ये हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं है, पढ़ा दिया तुम्हें बस। तो ये आपका जो है वो बायो का या फिर हम कहें फोटोसिंथेसिस का मुख्य पार्ट होता है, ओके। हम इसको कहेंगे सैचुरेशन बिंदु, ठीक है। कम किसके लिए होगा, C3 के लिए, और ज्यादा किसके लिए होगा, C4 के लिए, ठीक है। बस ये चीज इस तरह से लिखना, हाँ बेटा। संकलित बिंदु, संतृप्त बिंदु, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सही लिखा गलत लिखा, सही है, ठीक, अच्छा समझ गए, फिर ठीक, समझ में आना चाहिए कि हाँ क्या चीज है। चलो लिख लिया बेटा, ओके। अगली बात करें तो C3, C4 और कैम पादप तुम्हें पता है, जानते हो। पाइनएप्पल क्या है, कैम पादप है, क्या है बेटा, कैम पादप है, ये लिखा हुआ सामने, ठीक है। यहाँ पे देख के भी तुम गलत बोलोगे तो क्या करोगे। पाइनएप्पल क्या होता है बेटा, अनानास। पाइनएप्पल में ना पाइन है ना एप्पल है, कुछ भी नहीं है, फिर भी पाइनएप्पल है। चलो पहले तो C3 की बात कर ले बेटा, एक बार सुन लो, इसको समझ लो। एग्जाम में वैसे कंफ्यूजन नहीं होता है तुम्हें, लेकिन फिर भी जब वहां पर ऑप्शन दिए जाते हैं तो वहां भूल जाते हैं कौन सा C3 कौन सा C4 है। तो एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो याद रखना है कि C3 जो होते हैं उनकी हाइट कम होती है, ठीक है, उनका फैलाव भी क्या होता है, कम होता है, तो उनकी स्पेसिंग भी कम रखी जाती है, ठीक है। तो यहां पर अपन देखें बेटा, जितनी भी हमारी घास है वो उनको छोड़ के, ये ग्रासेस जो है ज्यादातर धूप घास और उसकी बात हो रही है, हम हमारे वाइल्ड सॉरगम जो है जंगली ज्वार और उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो भी जमीन पर रहने वाली घास है, ठीक है, वो आएगी, चाहे क्वैक ग्रास हो गई, धूप ग्रास हो गई, वो सारी, या फिर वीट हो गया, बार्ले, ओट्स, ये सारे हमारे जो है उनकी हाइट क्या है, कम है, तो ये सीरियल क्रॉप्स में आ गए, ये क्या है, C3 है। अब अगर बात करें हमारी दूसरी क्रॉप्स की, तो पोटैटो की बात करें बेटा, आलू की, तो आलू की हाइट कितनी होती है लगभग, आलू का पौधा देखा तुमने कितना बड़ा होता है, इतना ही होता है लगभग, ठीक है। हमारे अपने घुटने तक मान लो, कमर तक मान लो, इतना सा पौधा होता है उसका, ठीक है। तो उसकी हाइट भी कम। ग्राउंडनट देखी है तुमने,
ठीक है। ग्राउंडनट का पेड़ देखा है तुमने? किसने देखा पेड़? पेड़, हाँ ठीक, हमारे गांव में तो इसके पौधे ही होते हैं। चलो सोयाबीन की बात करें तो वो लास्ट अपनी कमर तक होगा। कॉटन की बात करें तो कॉटन का नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि कॉटन की हाइट जो है वो ज्यादा होती है और उसका फैलाव है वो भी ज्यादा होता है, पर ये क्या है? C3 है। क्या है ये? C3 पादप है। बाकी दूसरों में दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से पता लगा लोगे। कॉटन में दिक्कत आती है, इसका ध्यान रखना है। क्या है बेटा? ये C3। और हमारा क्या है? सनफ्लावर। सनफ्लावर या सूर्यमुखी है बेटा, अपन क्या बोलते हैं कि ये हमारे सूरज के प्रति संवेदनशील है। जिधर जिधर सूरज जाएगा इसका मुंह उधर की तरफ मुड़ता चला जाता है, ठीक है। इसका फैलाव भी अच्छा होता है, पत्ते भी बड़े हैं, तो हम ये सोचते हैं कि ये C4 है, बट ये क्या है? हमारा C3 पादप है। क्या है बेटा? C3। तो ये दो इंपॉर्टेंट ऐसे हैं जो याद नहीं होते या फिर गलत करने के चांस है, ये याद रखने हैं, ठीक है। बाकी आप कर लोगे, मुझे विश्वास है, और मेरा विश्वास तुम नहीं तोड़ोगे। चलो C4 की बात करें बेटा, तो C4 को पहचानना बड़ा सिंपल है। जिसकी हाइट ज्यादा है और जिसका फैलाव ज्यादा है वो क्या है? C4 है, ठीक है। इसके लिए तो हमारी ट्रिक भी काम आ जाती है, ठीक है, वही याद रख लो। हाँ, गजब, ठीक है। ग से क्या हो गया? गन्ना, ज से ज्वार, ब से बाजरा और म से मक्का। ये हमारे क्या है? C4 है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से C4 पादप का उदाहरण है, वहां पर ऑप्शन दे दिया गन्ना, ज्वार, बाजरा, उपरोक्त सभी, तो हम सबसे पहले गन्ना देखकर उसी को टिक कराते हैं। बस वो चीज नहीं करनी है, ठीक है। चारों ऑप्शन ढंग से पढ़ लेना, क्या चीज दी हुई है उसके बाद आंसर करना है ना। ये क्वेश्चन जो है वो एक बार प्री पीजी के अंदर पूछा गया, वहां पर गलत हुआ, तब मेरे दोस्त ने मुझे खुद बताया कि यार ये मेरे से गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि पहला ऑप्शन देगा शुगर केन, और मुझे पता है शुगर केन C4 हमें शुगर केन टिक करे, हमें नीचे पढ़ा ही नहीं और कौन से, ठीक है। तो ऐसी बेवकूफी नहीं करनी। दूसरा लास्ट बात करें तो कौन से बेटा? कैम पादप। कौन से? कैम पादप। कैम का पूरा मतलब क्या है? कैम का पूरा नाम क्या है? क्रैसुडुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। याद आया कुछ ऐसा ही है क्या? हाँ, तो ये हमारा क्या है? एक एसिड मेटाबॉलिज्म है, जहां पर क्या होती है? क्रैसुलेशियन जो है वो पूरी संरचना बनती है, ठीक है, इसलिए नाम दिया। वैसे तो नहीं पूछता आपसे, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, कैम बोलते हैं उनको, कैम पादप कहते हैं। इसके लिए याद क्या रखना है बेटा? ये ज्यादातर कैसे होते हैं? रेगिस्तानी पादप होते हैं। कैसे पादप होते हैं? रेगिस्तानी पादप। और रेगिस्तानी पादपों की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो क्या होती है? वेरी गुड। उनके जो पादप भाग होते हैं वो कैसे होते हैं? सिकुड़े हुए या फिर मॉडिफाइड होते हैं। कैसे होते हैं? मॉडिफाइड। जैसे आप बात करें नागफनी की, देखा नागफनी? वो कैक्टस होता है, ऐसा बचपन में बनाते थे, इधर से ये बना दिया, फिर इधर ये बना दिया, फिर इधर ये बना दिया, इस तरह से बनने वाला जो था, फिर इसमें इस तरह से कांटे बनाते थे। याद आया क्या कुछ? ठीक है, ऐसा जो हमारा पादप है वो नागफनी है। इसमें ये जो कांटे बना रहे हो वो क्या है? पत्तियां हैं। क्या है? पत्तियां, रूपांतरित पत्तियां, मॉडिफाइड। और ये जो यहाँ पर पत्ती जैसा दिख रहा है वो क्या है? तना है, ठीक है। उसको हम फिलोड कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलोड या फाइलोड कहा जाता है। तना है और उसकी पत्तियां वो कांटों के अंदर रूपांतरित हो जाती है। अब पत्तियां ही कांटा बन गई, क्या उसमें से अब ट्रांसपिरेशन होगा? क्या नहीं होगा, ठीक है। ये इसका पहला हमारा जो सबसे अच्छा कैरेक्टर है कि उसमें चीजें जो है वो मॉडिफाइड हो जाती है ताकि वो पानी को कंजर्व करके रख सके। दूसरा इनका सबसे बड़ा जो हमारा एक कैरेक्टर होता है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। क्या बोलते हैं बेटा? स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, ठीक है। एक्टिव का मतलब क्या है? क्रियाशील, ठीक है, जो एक्टिव होते हैं। स्कोटो का मतलब क्या होता है बेटा? रात्रि। स्कोटो का मतलब क्या है? रात्रि, ठीक है। तो जो रात्रि में एक्टिव होते हैं ऐसे स्टोमेटा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। आपको एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा जो है वो किसमें पाए जाते हैं, तो किसमें मिलेंगे?
केवल और केवल कैम पादप में। वो आपके C3 में नहीं मिलेंगे, C4 में नहीं मिलेंगे, केवल किस में मिलते हैं? कैम प्लांट्स में मिलते हैं। स्कोटो एक्टिव का मतलब जो रात्रि में क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं, क्रियाशील होते हैं। दिन के समय में जो हमारे स्टोमेटा है वो बंद रहेंगे, और स्टोमेटा बंद हो गए तो क्या ट्रांसपिरेशन होगा? क्या नहीं होगा। इस तरह से वो रेगिस्तान में रहने वाले हमारे पादप जो है वो क्या करते हैं? खुद को बचा लेते हैं। अगर गलती से दिन में ट्रांसपिरेशन हो गया तो ठीक है, सारा का सारा जो है वो ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस हो जाएगा और वो खत्म हो जाएंगे। इसीलिए स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा उनकी मदद करते हैं। जब तापमान कम हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा और लाइट चली जाएगी, मतलब सूर्य जो है डूब गया, लाइट चली गई मतलब ट्यूबलाइट नहीं जलानी, ठीक है, तो जब लाइट चली गई उसके बाद जो स्टोमेटा एक्टिव होंगे उसको क्या कहते हैं? स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। क्लियर है? एक बार लिख लें इसको। इसके अंदर जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो देख लें। एक तो आपका जो क्वेश्चन है बेटा, ये प्री पीजी के एग्जाम में आपके जो जेट का एग्जाम है उसी के अंदर पूछा हुआ है, ठीक है, कि हमारे 4 ऑप्शन दे दिए उसके अंदर और पूछ लिया कौन सा कैम पादप है, तो आंसर क्या गया? पाइनएप्पल। क्या आंसर गया? पाइनएप्पल। दूसरी हम बात करें, एक हमारे पास कौन सा है? सीसल। कौन सा है? सीसल। ये भी एक पादप है जो रेगिस्तान में मिलता है, और इसको आपने देखा होगा, एक पौधा देखा बेटा जिसकी पत्तियां जो है वो बिल्कुल इस तरह से, जैसे बीच में स्टेम है इस तरह से निकली हुई पत्तियां होती है, इसकी बहुत सारी एक साथ ही निकलती हैं, ठीक है, और यह लास्ट में जो है बिल्कुल एक तिकोना भाग निकला रहता है सुई के जैसा, देखा हुआ है, उसको सीसाल कहा जाता है। ये ज्यादातर घरों में सजावट के लिए लगाते हैं इस पौधे को, ठीक है, वो सीसाल है। कैक्टस की बात करें तो आप जानते हो नागफनी। एक बात करें ओपनशिया, भी वही सेम चीज है, ओके। और एक बात करें एलोवीरा या ग्वारपाठा जो है वो क्या है? हमारा कैम पादप है। ग्वारपाठा देखा तुम? ठीक है, उसको तो आप जानते हो, पत्तियों के साइड में क्या होते हैं? कांटे से होते हैं उसके अंदर, और पत्तियां जो है कैसी होती है बेटा? हाँ ठीक है, मोटी तो होती है लेकिन स्पंजी होती है। कैसी होती है? स्पंजी। उसके अंदर जेल होता है, वो क्या करता है बेटा? पानी को स्टोर करके रखता है, पानी को जाने नहीं देता। इसीलिए आप भरी गर्मी में देखे सारे पौधे सूख रहे हैं फिर भी एलोवेरा बड़े आराम से वहां पर रहता है, ठीक है, तो वो क्या है बेटा? कैम पादप है, ठीक है। एक बार इसको लिख लें।